झारखंड नेचुरल रिसोर्स से भरपूर लेकिन खुशहाली से कोसों दूर। यहाँ के लोग आज भी परेशान क्यों हैं? ये बड़े बड़े दलित आदिवासियों के लीडरों का गारंटी के बावजूद झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं? जबकि 11-11 साल ये लोग झारखंड में राज किए हैं और 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने जैसे वादे अभी भी सपने बने हुए हैं। लेकिन 24/7 द मोस्ट पावरफुल लीडर ये नहीं बताते कि झारखंड के किसान की मंथली इनकम 5,000 है, जो डबल होकर 10,000 होगा। क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस दौर में 10,000 काफ़ी है सरवाइव करने के लिए? अगेन, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेल्फ सर्विस जैसी कई ग्रामीण इलाकों में अब भी बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, जिसके कारण लोग बाइक में, रिक्शे में बॉडी कर लेकर जा रहे हैं। और तो और किसी की डेथ हो जाए तो बॉडी हॉस्पिटल के बाहर चूहे खाते हुए पाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। अलग भइल झारखंड अब खया शकरकंद, ये जुमला बिहार और झारखंड के कुछ हलकों में उस वक्त काफ़ी फेमस हुआ था जब तत्कालीन भारत सरकार ने अलग झारखंड राज्य की घोषित की थी। तारीख 15 नवंबर साल 2000। इसी महीने भारत के नक्शे में 3 और स्टेट जोड़े गए थे। ये तीनों स्टेट अचानक से वजूद में नहीं आई, बल्कि कई सालों के आंदोलन के बाद इन तीनों स्टेट को अपना वजूद मिला था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल जो आज का उत्तराखंड है, और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की निर्माण किया गया था। ये तीनों राज्य एक साथ वजूद में आए, लेकिन झारखंड की बदकिस्मती की कहानी इन दोनों से अलग है, क्योंकि झारखंड बनाने की मांग इस बुनियाद पर रखा गया था कि यहाँ के बासिंदों को इसके नेचुरल रिसोर्स का फायदा नहीं मिल पा रहा। लिहाजा अलग झारखंड राज्य के वजूद में आने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो फिर अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद यहाँ के बासिंदों को फायदा क्यों नहीं हुआ? और उनको जो सपने दिखाए गए थे उसका क्या हुआ? क्यों नेचुरल रिसोर्स से लैस झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है? आज इन सारे सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में ढूंढेंगे। हिस्ट्री के बाद आइए एक नज़र डालते हैं पॉवर्टी डेटा पे। ये है झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की संतोषी कुमारी। इसने 8 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, क्योंकि इसके फैमिली के पास सरकार की तरफ से पिछले 6 महीनों से कोई राशन नहीं मिला था, और इसका कारण था कि इनके परिवार के पास आधार कार्ड नहीं था। और कई दिनों तक कुछ ना खाने के वजह से संतोषी कुमारी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, संतोषी कुमारी इकलौती विक्टिम नहीं थी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग झारखंड के 47% लोग कुपोषण के शिकार हैं। झारखंड के सबसे गरीब होने की बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 42% आवाम झारखंड में गरीबी में जीने को मजबूर है। बिहार के बाद झारखंड दूसरा सबसे गरीब स्टेट है पूरे देश में। झारखंड का चतरा और पाकुर जिला राज्य की सबसे गरीब जिले में से एक है। इन दोनों ही जिलों की लगभग 61% आबादी गरीब है। ये सारे ही नंबर कुल मिला जुलाकर झारखंड की एक बहुत ही तकलीफदेह तस्वीर बयां करती है। नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ 24 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन हालात आपके सामने हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजिम है। दोस्तों, पॉवर्टी डेटा आपके सामने रख दिया गया, पर हम लोगों को कारण समझना है। और ये बात कोई नई नहीं है। अपने एशियन पॉलिटिक्स के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस देश और राज्य के पास जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स होगी, वहाँ के लोग उतना ही गरीब होंगे। कहने का मतलब ये है कि झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। भारत की 40% नेचुरल मिनरल रिजर्व और लगभग 30% कोयला की सप्लाई झारखंड राज्य से ही होता है। कोयले के अलावा झारखंड में आयरन, कॉपर और यूरेनियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? झारखंड के बासिंदों को बिहार से अलग होने के बावजूद भला कुछ नहीं मिला। जब पॉलिटिशियन से जवाब मांगा जाता है तो ये लोग कहते हैं ये भी एक कारण है कि बिहारी लोग झारखंड आकर हमारा हक मारते हैं, और आज भी ये लोग इसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं। लेकिन विकास के लिए ना काम ना बात कोई नहीं करते। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर बनता है, भारत के लोग भारत से बाहर जाकर काम करते हैं। अगर भारतीयों के साथ ऐसा विदेश में किया जाए कि तुम बाहरी हो, तो फिर क्या होगा? दूसरे राज्य में झारखंडियों को भगाया जाएगा तो क्या होगा? लेकिन माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अब इतने सारे नेचुरल रिसोर्स की बात की हम लोगों ने, अब इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है आइए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादातर पावरफुल लोग करते हैं, जिसको हम और आप पावर देते हैं। ऐसे में ये पावरफुल लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और कुछ लोग गरीब के गरीब रहते हैं
और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अफ्रीका देश में नेचुरल रिसोर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग गरीब हैं, क्योंकि वहाँ कुदरती रिसोर्स पर कब्जे की लड़ाई लगातार चल रही है, जिसमें कुछ देशों के आर्मी के साथ साथ अफ्रीकी देशों के लोकल गैंग भी इन्वॉल्व है। ऐसे में जिसके हाथ जितना पावर वो उतना नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करता है, या आप मोनोपोली भी कह सकते हैं इसे। गनीमत है कि हमारे देश का हालात फिलहाल अफ्रीका से बेहतर है, तो यहाँ से पावर के दम पर कोई झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों के नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा नहीं कर सकता। भारत में नेचुरल रिसोर्स पर कॉरपोरेट घराने का कब्जा होता है। टाटा स्टील, सेल, अडानी, वेदांता, हिंडल्को इंडस्ट्रीज, इतने सारे नेचुरल रिसोर्स से लैस पहाड़ों जंगलों होने के बावजूद यहाँ के स्थानीय निवासी सिर्फ इन बेशुमार दौलत के सामने पूंजीपतियों के पास सिर्फ मजदूर बनकर रह जाते। इनकी जर, जंगल, जमीन पर इनका खुद का हक नहीं होता। इनकी पूरी जिंदगी 2 रोटी कमाने में बीत जाती है। अब ठीक हम लोग पॉवर्टी से बाहर आते हैं और एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में एजुकेशन सिस्टम की खामियां उजागर होती रही है, जैसे मिड डे मील से फूड पॉइजनिंग और 100 बच्चों की मौत, स्कूल भवनों के गिरने से छात्रों की मौत। इन घटनाओं से साफ है कि स्कूलों में सुरक्षा और निगरानी की भारी कमी है। लगभग 22% ड्रॉप आउट रेट है हायर एजुकेशन में। अब इतने सारे पॉइंट को समझने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि यहाँ के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और करप्शन इन सिस्टम झारखंड की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हेमंत सोरेन से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य के इकलौते मंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया था, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है और हेमंत सोरेन की सरकार भी लगभग 5 साल के करीब आ चुकी है। पहले के राजनीतिक उठापटक का असर झारखंड पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी मजबूत पॉलिसी मेकिंग के लिए कुर्सी का मजबूत होना और स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। पर यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय राजनीति में करप्शन खूब फैला हुआ है। साल 2022 जेएमएम और कांग्रेस के 3 एमएलए वेस्ट बंगाल में पकड़े जाते ह्यूज अमाउंट के साथ। ऐसे ही ढेरों केस लैंड ग्रैबिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन से भरा हुआ है। झारखंड में शायद कोई ऐसी सरकार होगी जिस पर करप्शन के छींटे ना हो, जिसके 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके। हेमंत सोरेन से पहले मधु कोड़ा भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल का हवा खा चुके हैं। झारखंड में पॉलिटिकल उथल पुथल किस कदर है कि इस बात का आप अंदाजा इसी फैक्ट से लगा सकते हैं कि अपने वजूद में आने के 23 साल के अंदर ही 7 अलग अलग चेहरे मुख्यमंत्री कुर्सी पर देखा जा चुका है। और झारखंड की सत्ता की चाबी मिली, मतलब झारखंड के खजानों का भंडार का चाबी मिला। झारखंड की राजनीति भले ही आदिवासियों और गरीबों के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर पार्टी गरीबों और आदिवासियों की भलाई करने के बजाय अपने कारोबारी दोस्तों की मदद करना ज़्यादा पसंद करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ लेते रहते हैं। ऐसे में जिसके हाथ सत्ता की चाबी लग जाए उसका अपना घर तो भर जाता है, लेकिन झारखंड के गरीब गुरबों और आदिवासियों की झोला हमेशा खाली रहती है। अपने मनपसंद कारोबारी को फायदा पहुँचाने के चक्कर में सत्ताधारी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाती है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड में भ्रष्टाचार सिर्फ सत्ताधारी दल करती है। झारखंड के लगभग हर सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस तक ये फैला हुआ करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और करप्शन की वजह से कई योजनाएं और विकास का काम ठप पड़ जाता है और इसका सीधा सीधा असर झारखंड के निवासियों पर पड़ता है, जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। भ्रष्टाचार की वजह से ये पॉलिसी का फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता और आखिर में आपको मौत देखने को मिलती। सबसे पहले तो झारखंड के जनता के पास एक राजनीतिक अल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात में जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपने अपने फायदा के लिए झारखंड की जनता को ठगा है। हालांकि आप देखिए ये सारे बड़े पार्टी गरीबों और दलित आदिवासियों का हिमायती है, पर हालात आपके सामने हैं। ऐसे में ये समय झारखंड की जनता की राजनीतिक समझ का इम्तिहान भी है कि वो एक ऐसा राजनीतिक विकल्प खड़ा करे जो कारोबारी के साथ साथ जनता का भी काम करे। और ये हमें और आपको भी ध्यान रखना होगा कि जो काम के नाम पे वोट मांगे उसे वोट दे। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्स के इतर भी कुछ ऐसी पेशा को सरकार बढ़ावा दे जो जनता के लिए आय का साधन बन सके। एग्जाम्पल के लिए सरकार को झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। झारखंड में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कुदरती खूबसूरती की भरमार है,
और वो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। इसके अलावा झारखंड में नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव की तरह अपने बहुत सारे शहर में इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करने की ज़रूरत है। इससे यहाँ की यूथ की डिपेंडेंसी खदानों पर नहीं होगी और उन्हें मजदूरी के लिए झारखंड से बाहर भी नहीं जाना होगा। यूथ अपने स्किल के बदौलत झारखंड में ही अपने रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट का इंतजाम कर सकते हैं। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। करप्शन की शिकायतों का निपटारा तुरंत और कड़ाई से किया जाए। ऊपर से नीचे तक गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय की जाए। भ्रष्टाचार के वजह से ही सरकारी योजनाएं सही इंसानों तक नहीं पहुंच पाती। जिस सोसाइटी, जिस राज्य में करप्शन है, वो सोसाइटी या राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। इस केस स्टडीज के आखिरी सेक्शन में झारखंड देश के बाकी राज्यों से जितना ही इम्पोर्टेंट है और ये उतना ही सम्मान और तवज्जो का हकदार है जितना कि बाकी राज्य है। सरकार को चाहिए कि वो झारखंड को एटीएम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे और झारखंड को वो सम्मान और इज्जत दे जिसका वो हकदार है। झारखंड की आवाम भी इस देश का उतना ही नागरिक है जितना कि हम और आप। उनका भी देश की संसाधनों पर हक है। इन्हें भी हक है कि ये तरक्की करें और अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए सपने बुने। तरक्की की इस दौर में अगर झारखंड कहीं छूट रहा है तो ये सरकार की और पूरे सिस्टम की जवाबदेही है। तरक्की की इस दौर में हमें झारखंड की जनता को पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका हाथ पकड़कर दौड़ में आगे निकलना है। उम्मीद करते हैं कि झारखंड के आवाम के सपने और ना टूटे।